हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है और स्पेशल केसेस के हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले ही कुछ लिख के रखा आप लोगों के लिए, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें शायद आप लोगों को बाद में ध्यान ना रहे। तो पहला बात यह है कि अगर आप किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने जा रहे हैं तो उसमें जो फ्लोरीन होगा उसकी ऑक्सीजन संख्या आप लोगों को हमेशा -1 लेनी है, और जो बाकी जितने भी तत्व हैं उनकी जो ऑक्सीजन संख्या आपको लिख भी जो दी गई है वो बदल सकती हैं। अभी मैं एक उदाहरण के साथ आपको यहीं ऊपर ही समझा देता हूँ। जैसे अगर आप कहने लगे कि हमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या पहले से ही पता है, जैसे -1 है, लेकिन अगर क्लोरीन किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे KClO3 एक यौगिक होता है, तो अगर हम इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या जो है -2 लेनी होती है, तो इसकी x मानेंगे। क्लोरीन की माइनस जो हमने निकालनी है और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इस तरीके से हम लोग जब इसकी निकालेंगे तो ये HClO3 होता है, तो हम एक H का और जोड़ते हैं +1, और इस तरीके से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखा जाएगा कि ये +1 हो जाएगा, ये x है, और यहाँ पर ये -6 हो जाएगा = 0, तो एक इसमें से घटकर -5 रह जाएगा और उधर जाके ये x का +5 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या हम लोगों ने अपनी टेबल के अंदर -1 लिखी थी, लेकिन वो बदल सकती है। अगर आपसे किसी भी तत्व की ऑक्सीजन संख्या निकलवाई जाती है तो आप उसे निकालें, ना कि आप ये सोच लें कि आपको जो टेबल में लिखा हुआ है वो पहले से आपको पता है और वो ही होगी। वो बदल सकती है। केवल एक फ्लोरीन ही ऐसा है जिसकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होने के कारण वो केवल इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। बाकी दूसरे तत्व इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें कि किसी भी तत्व की ऑक्सीजन संख्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, तो उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कहने लगे कि ऑक्सीजन जो होता है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, तो 8 परमाणु क्रमांक को अगर हम बांटें इनके कोशों में, तो बाहर के कोश में उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 से ज़्यादा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या नहीं हो सकती। अगर 6 से ज़्यादा आपका आंसर आता है इसका, तो वो गलत है। इसका मतलब वही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जो अभी समझाई जाएगी कि वो स्पेशल केसेस कौन से होंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि हाइड्रोजन किसी भी धातु से जुड़ेगा, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, NaH, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं इसे, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर होता है उनके अंदर, तो वो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की -1 और सोडियम की +1 होगी। तो इस केस में जब हाइड्रोजन -1 होता है, यानी उसकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, तो हम उसको हाइड्राइड कहते हैं। जब उसका नाम पुकारा जाता है तो हाइड्राइड कहा जाता है। तो ये सोडियम हाइड्राइड कहा जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन अगर किसी भी धातु से जुड़ा है, जैसे CaH2, तो हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम जो है वो धातु है, और हाइड्रोजन में इसकी ऑक्सीजन संख्या अगर हम रखेंगे तो -1 होगी। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जो याद रखनी है, और ये आपको परेशान कर सकती हैं अगर आपको ये बातें पता ना हो। तो अब हम लोग ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जब ऑक्सीजन आपस में 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और बाकी वो कहीं और जुड़े हों तो वो, क्योंकि दोनों की ताकतें बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी बराबर है, इसलिए वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते। लेकिन उससे जुड़े हुए जो तत्व होंगे वो उसके इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। जैसे अब हम इससे इसको जोड़ो तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये -1, और ये इसका भी खींच रहा है तो ये -1। तो जब भी कभी किसी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होगी तो उसको हम परऑक्साइड कहेंगे, और हमेशा ये जरूर चेक किया जाएगा कि ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे जुड़े हुए तो नहीं है। अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनकी -1 लेनी पड़ेगी। और अगर बाई चांस हम लोग देखें कि कई केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि जैसे KO2 होता है एक यौगिक, तो KO2 में अगर हम K की तो हमें पता है +1 होगी, और अगर हम ऑक्सीजन की X मान लें तो 2X, और बराबर टोटल 0। तो अगर हम इसमें X की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगी। तो अब हम लोग ऐसे ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 बोला गया, -1/2 होगी, तो उसे हम सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। तो कई बार ऐसा भी होगा कि ऑक्सीजन आपको किससे जुड़ा हो सकता है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ मिल सकता है, जैसे OF2। अब OF2 को अगर हम देखें
तो OF2 में तो फ्लोरीन की -1 हमें पहले ही बता दी गई कि फ्लोरीन की हमेशा -1 ही ऑक्सीकरण संख्या लेनी है। और इसमें अगर हमें ऑक्सीजन की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की हम x मान लेंगे और फ्लोरीन की 2 × -1 = 0। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस का 2 आती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की तो बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्याएं बनती हैं, -1, -12, +2 एंड सो ऑन, और भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन उन केसेस के लिए हमें स्पेशली कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं जो हम लोग अब कुछ उदाहरणों में इसके देखेंगे। तो इसका पहला उदाहरण हम लेने जा रहे हैं H2SO5। नॉर्मली अगर हम इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो +8 आएगी, और क्योंकि सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे ज़्यादा अगर 8 आ रही है तो गलत आंसर है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम ओरिजिनली इस बात को चेक करते हैं तो देखा गया है कि जो इसकी संरचना है उसमें हम लोगों को 2 ऑक्सीजन ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन तो ऐसे हुए जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब उनकी -2 ली जाएगी, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हुए जिनकी -1। तो अब इस आधार पर अगर हम इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन की तो है 2 × +1, सल्फर की हमने x मान ली। इस 5 में से 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं और 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं। कुल आवेश इन पर 0 है, तो ऐसे करके हम 0 लिख लेंगे। अब अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो +2 वाले से -2 वाला कट जाएगा और यहाँ केवल क्या रह जाएगा, x - 6 = 0 और x = +6। तो हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरा केस ले लें, वो है H2S2O8। तो जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो वो संरचना कुछ इस तरीके की देखी गई है कि हम लोग इसकी संरचना को बना रहे हैं, वो ये है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें सल्फर 2 हैं। तो अगर मैं इसे दोबारा से इसको मिटा के इसका आंसर निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन है पहले की तरह 2 × +1, 2 सल्फर है 2x हो जाएगा, और 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 वाले हैं तो 2 × -1 लेंगे, और 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -2 वाले हैं तो हम लोग इनकी -2 ले लेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा गया है कि प्लस वाले माइनस वाले से कट जाएंगे और ये वाले जो रह जाएंगे वो 2x, टोटल यहाँ पे 6 थे, 3 लिखे गए हैं तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 -12 हो गया। उधर जाके अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो +6 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से हम इसको निकालते तो आंसर आपका +7 आता, जो कि 6 से ज़्यादा है और वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो अब एक तीसरा केस और इसी का हम करने जा रहे हैं, वो होता है आपका CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो जब इसकी संरचना देखी गई है तो उस संरचना को स्पेशली आपको याद भी रखना है। ये बटरफ्लाई संरचना बोली जाती है, तितली जैसी होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसमें जो क्रोमियम से जुड़े हुए 5 जो आपके ऑक्सीजन हैं उनमें से 4 -1 वाले हैं, ये और ये, और एक -2 वाला है, क्योंकि ये सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ऊपर वाले केस का यहाँ पर आंसर निकालें तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उस क्लियर करने के बाद अब क्रोमियम के हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जो 4 ऑक्सीजन है वो -1 वाले हैं और 1 ऑक्सीजन +1 वाला है, सॉरी -2 वाला है, तो =0 हो गया। अब इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये भी +6 आ रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम अपने नॉर्मल तरीके से क्रोमियम की निकालते तो वहाँ पर 10 आती, वो भी प्लस का 10, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमियम के बाह्य कोश में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट बात ये है कि अगर कोई भी अणु, चाहे वो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हो या भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हो, और वो उदासीन है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पहले से ही पता है कि वो 0 होती है। माना जैसे हम मान लें कि सल्फर है, एसिड के रूप में आपको खालिस बोल दिया गया, या P4 बोल दिया गया, या Cl2 बोल दिया गया, तो हमें साफ पता है ये अणु होते हैं और ये उदासीन होते हैं, तो इनकी कुल ऑक्सीकरण संख्या हमें पता है वो क्या है, 0 है। और अगर हमसे बोला जाए केवल सल्फर की बताइए ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो 8 सल्फर है उनकी x मान लेंगे, और क्योंकि और कुछ है नहीं तो बराबर 0 हुआ, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसी फॉस्फोरस के लिए अगर करेंगे तो 4 हैं, 4 तो ये बराबर 0, तो x का मान भी 0। और अगर हम क्लोरीन की बात करें 2x, ये भी बराबर 0, तो x का मान 0। तो हम सिंपली साफ समझ सकते हैं कि अगर एक जैसे परमाणु हैं और वो जुड़कर कोई अणु बना रहे हैं और उन पर कोई आवेश नहीं है, तो परमाणुओं की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होगी। अब हम ऐसे अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं
जिनमें कुछ विशेष बातें आपको देखने को मिली, जैसे वो ब्रैकेट में लिखे हुए मिलेंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, अंदर भी बहुत बहुत सारे आयंस परमाणु आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ एक विशेष बात होगी कि इसमें एक पहला परमाणु एक या दो भी हो, चाहे वो धातु होंगे, और बाकी उससे जुड़े हुई चीज़ें कुछ और होंगी, बाहर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकती हैं। तो ऐसे अणुओं के लिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ये आपके 12th में संयोजक यौगिक, 12th में एक पूरा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इनके ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है वो सीखना है। तो उसके लिए आपको एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने उस साइड में पहले ही लिख रखा है कि NH3 एक उदासीन अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन अणु है, H2 एक उदासीन अणु है। इस तरीके के और भी अणु होंगे जो छोटे छोटे उदासीन होते हैं। तो इनकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत पड़े तो आपको हमेशा क्या लेनी है, 0 लेनी है, क्योंकि उदासीन अणु है। अब उसी तरीके से हमने आगे लिखा हुआ है CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, ऐसे ही NO3 नेगेटिव होता है ना, और ऐसे ही आप लोगों का NO2 नेगेटिव भी होता है। इस तरीके से सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, सोन, इस तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो ये आयंस की ऑक्सीकरण संख्याएं आपको हमेशा पहले से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूरे की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इनकी सबकी -1 और उसकी -2। इसी प्रकार एक NH4 पॉजिटिव होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको +1 लेनी है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को निकालने में। जैसे एक पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिखूँ, K4FeCN6, ऐसे करके आपको एक अणु दे दिया गया और उसमें आपसे पूछा गया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4K+1 है, हम पहले से जानते हैं। Fe की हमें निकालनी है, और जो CN है वो अकेला ही -1 रखता है, सॉरी। तो उस -1 के लिए हम क्या करेंगे, C6 की हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लिख देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट ये -6 बनेगा, +4 इसमें चलाएगा, -2 रह जाएगा, उधर जाके वो +2 बन जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या निकली, +2 निकली है। इसी तरीके एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर NiH2O4 और 2 पॉजिटिव एक छोटा सा आयन ले लिया हमने। तो इस बारी आप देख रहे हैं कि इस पर भी आवेश है, तो Ni की हमसे पूछी जाएगी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे, Ni की x मान लेंगे, और H2O वो रहा, उसकी खुद की 0 है, तो 4 H2 है तो 4 × 0 हो जाएगा, और उधर की तरफ कितना चार्ज रखा जाएगा, +2 रखा जाएगा। तो अगर हम अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 4 × 0 0 ही रह गया, तो x का मान भी +2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या आई, +2 आई। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले, जो मैं आपको प्रॉब्लम्स दे भी रहा हूँ और लिखी हुई भी मिलेंगी आपको बुक्स के अंदर, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ आयंस आप लोग खुद छांटें अपनी बुक्स के अंदर से कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकता है, इससे डिफरेंट भी आपके सामने आए, तो हम लोग इस प्रकार कुछ स्पेशल केसेस के ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके आगे कुछ उदाहरण लिख लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए और आपको हेल्प करेंगे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे इसमें आपको कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें निकल की, इसमें Fe की, इसमें क्रोमियम की, इसमें आपको वेनेडियम V की निकालनी है। तो जैसे सबसे ऊपर वाला केस हम देखें तो NH3 से जुड़ा है, NH3 उदासीन होता है, 0 होती है, तो हम कॉपर की x मान लेंगे, NH3 की 4 गुणा 0 हो जाएगी, और खुद सल्फेट की SO4 की क्या होती है, -2, तो हम यहाँ प्लस में -2, और कोई उसके ऊपर आवेश नहीं दिख रहा है तो 0 लिख जाएगा। तो ये 0 हो गया, वो वाला 2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो इस ऊपर वाले का आंसर आएगा +2। अब नीचे वाले केस में हम देखिए पूरा उदासीन है, तो इसका मतलब पूरा चार्ज इस पर 0, निकिल की x है मान ली, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी की भी 0 है, 4 × 0 हुई, तो x का मान भी यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब नीचे वाले केस में हम देखें तो आपको एक स्पेशली बात याद रखें, जैसे NH4 का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरीके से NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी +1 चार्ज होता है, और इसकी आपको +1 ऑक्सीकरण संख्या लेकर याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर अगर Fe की निकालेंगे तो x मान लेंगे, NO की +1 हो जाएगी, और प्लस सल्फेट की आपको पता ही है -2 है, वो =0, तो ये वाला इसमें से चलाएगा, -1 बच जाएगा। और अब अगर हम लोग इसमें से इसको निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस की जगह +1, क्योंकि वो उधर चला जाएगा। अब यही काम, इनको देख के डरना नहीं है कि ये कितने सारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो आसान से आप निकाल सकते हैं। क्रोमियम की निकालनी है तो सोडियम 3 है तो 3 × +1, क्रोमियम 3 है तो 3 × x हो जाएगा, और 10 ऑक्सीजन है, 10 गुणा -2 हो जाएगा, बराबर 0।
तो आप देख रहे हैं 3 एकम 3 और 10 दूनी 20, तो 20 में से 3 गए 17 रह जाएंगे। तो x इक्वल टू प्लस का 17/2, सॉरी 3, क्योंकि यहाँ पे 3x रहेगा। चलो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू, क्योंकि ये इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 17 बचेगा, और फिर आप इसके x की वैल्यू को निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस का 17/3। ये एक औसत वैल्यू यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोली जाती है कि वो 3 की एवरेज क्या बैठ रही है। अब लास्ट वाला केस जो है उसमें वैनेडियम है जो कि 6 हैं, सोडियम 2 हैं तो 2 गुणा प्लस 1, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 गुणा प्लस 1, वैनेडियम की हमें निकालनी है वो 6 है, 6 गुणा x हो जाएगा। और ऑक्सीजन 17 है तो आप लोग क्या करेंगे, 17 की गुणा -2 से कर देंगे। ओवरऑल चार्ज 0 है इसके ऊपर, तो आप ऐसे 0 दिखा देंगे। तो अब जब आप किससे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 2 4 हो गए, 17 दूनी 34 माइनस का हो गया, वो 4 उसमें से घट जाएंगे तो 30 रह जाएंगे, तो 30 उधर जाके प्लस का 30 बन जाएगा, तो 6x इक्वल टू प्लस का 30 आ जाएगा। और आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 30/6 यानी 5, प्लस का 5 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मैंने आज क्वेश्चंस आप अपने बुक्स के अंदर देखते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जो है आपको अगर ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ में कमेंट्स भी कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको जाननी है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।